जय हिंद दोस्तों, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं आप सभी लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, हम लोग फिजिक्स के जो भाग 2 का पहला चैप्टर है लाइट नाम का, उसको हम लोग एकदम विस्तार से देखेंगे। और दोस्तों, ये वाला वीडियो क्लास 10th का और क्लास 12th के लिए दोनों का काम करेगा अच्छे से। इसलिए इस वीडियो को आप लोग अंतिम तक देखिए अच्छे से, क्योंकि यहाँ मैंने जो बोर्ड में लिखा है अभी आपको ये सब नहीं देखना है। जो मैं आपको बताऊंगा उस पर आप अच्छे से ध्यान दीजिएगा। ये मेरी वादा है आपसे कि मैं आपको एक भी अक्षर रटने नहीं दूंगा, मैं आपको ये सब कुछ सिखाऊंगा। सबसे पहला टॉपिक दोस्तों, प्रकाश। यानी कि दोस्तों, प्रकाश क्या है? तो आप कहेंगे कि प्रकाश एक ऊर्जा है। जैसे कि प्रकाश सभी के लिए आवश्यक दोस्तों, चाहे पेड़ पौधा हो, मनुष्य हो, सबके लिए आवश्यक है। और प्रकाश से हम लोग ऊर्जा भी बनाते हैं। तो आप कह सकते हैं कि प्रकाश एक ऊर्जा है, जिसको प्रकाश ऊर्जा या तो विकिरण ऊर्जा भी कहते हैं। और क्या है दोस्तों, सोचिए। तो दोस्तों, प्रकाश एक माध्यम है। कैसन माध्यम? तो किसी वस्तु को देखने के लिए। जैसे मान लीजिए आप अंधेरे में हैं और कोई व्यक्ति उजाला में है, और वह व्यक्ति अगर कहीं से गुजर रहा है तो उस व्यक्ति को आप आसानी से देख सकते हैं, क्योंकि वह उजाले में है। और वह जो व्यक्ति उजाला में था वह आपको नहीं देख पाएगा, क्योंकि आप अंधेरे में हैं। तो इससे एक बात कन्फर्म हो रहा है कि जिस व्यक्ति को देखना हो उस पे लाइट का पड़ना बहुत ही ज़रूरी है। जैसे कि अगर कोई व्यक्ति लाइट के सामने था या उस पर प्रकाश पड़ रहा था तो उस व्यक्ति को आप देख पा रहे थे, और अगर आप अंधेरे में थे तो लाइट वाला व्यक्ति आपको नहीं देख पा रहा था। तो इसका मतलब यह है दोस्तों कि किसी भी वस्तु को देखने के लिए हम लोग को प्रकाश की ज़रूरत पड़ती है। और कोई वस्तु हमको तब दिखाई देता है जब उस पर प्रकाश पड़ती है और वह प्रकाश परावर्तन होकर हमारी आंखों तक पहुंचती है। उम्मीद है आपको बातें कुछ क्लियर हो रही है। जैसे कि अगर आप किसी वस्तु को देखते हैं तो उस पर आप लाइट जलाते हैं, तो उस वस्तु से जो प्रकाश है टकरा करके हमारी आंखों तक पहुंचती है, तब हमको दिखाई देता है। जैसे आप रात को बाल झाड़ते होंगे कभी कभी शादी ब्याह में, तो अगर आप शीशे पे मारेंगे लाइट तो आपको आपका चेहरा दिखाई नहीं देगा। लेकिन अगर आप चेहरे पे मारेंगे अपना लाइट तो आपको शीशा में आपका चेहरा दिखाई देगा, चाहे शीशा भले ही अंधेरा में हो दोस्तों। तो इससे ये बात कन्फर्म है कि आपको जिस वस्तु को देखना हो लाइट उस पर पड़ना जरूरी है, क्योंकि वह लाइट उससे परावर्तन होकर हमारे चेहरों तक आता है। तो इसीलिए हम लोग ये कह सकते हैं कि लाइट एक प्रकार का माध्यम भी है किसी वस्तु को देखने के लिए। इसीलिए दोस्तों, यहाँ पे जो लाइट का परिभाषा है वो है दोस्तों कि प्रकाश एक ऐसी विकिरण है जो दृष्टि की संवेदना को उत्पन्न करती है। दृष्टि की संवेदना मतलब आपकी नज़र को, भाई लाइट ही तो था जो कि बता रहा है दोस्तों को वहाँ पे कोई चीज़ है। जैसे आप अंधेरे में जा रहे हो लाइट लेकर के, तो आप अपनी लाइट को अपनी आंख में थोड़ी मारते हो, आप सामने जलाते हो ताकि कोई वस्तु तो हमें दिखाई दे। तो जो वस्तु आपको दिखाई दे रहा है, दिखाई क्यों दे रहा है? प्रकाश की वजह से। तो प्रकाश ही तो है जो कि आपकी दृष्टि को उत्पन्न कर रहा है दोस्तों। ये आप कह सकते हैं कि प्रकाश एक ऐसी विकिरण है जो हमारे दृष्टि की संवेदना को उत्पन्न करता है। या इसको दूसरे तरह से ऐसा भी लिख सकते हैं कि प्रकाश एक वह माध्यम है जिसके द्वारा हम लोग किसी वस्तु को देख लेते हैं। ऐसा भी आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और दोस्तों, प्रकाश की जो चाल होती है निर्वात में 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है। निर्वात का मतलब हवा में जो प्रकाश की चाल होती है हवा में 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। और दोस्तों, जो दृष्टि प्रकाश की जो तरंग दैर्घ्य होती है वो होता है 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम तक। और 1 एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 1 एंगस्ट्रॉम बराबर 10⁻⁻10 मीटर। इतनी बात थी प्रकाश के लिए, यानी लाइट के लिए। उम्मीद है आपको बहुत ही अच्छी तरह से समझाई है। इसी प्रकार से आपको समझाते हैं प्रकाश का परावर्तन। दोस्तों, प्रकाश का परावर्तन का मतलब होता है कि जब कोई प्रकाश किसी वस्तु से टकराए
तो वह प्रकाश टकरा करके मतलब इधर से लाइट मारे तो इधर ही आ जाए, बस परावर्तन हो गया। परावर्तन मतलब प्रकाश पार ना हो, जब कोई वस्तु मारे तो उससे पार ना हो जाए, टकरा करके इधर ही आ जाए, उसी को कहते हैं परावर्तन। देखिए, एक होता है अपवर्तन, एक होता है परावर्तन। अपवर्तन और परावर्तन में बहुत सारे बच्चे गलत करते हैं, उन लोग को पता ही नहीं चलता। दोस्तों आपको समझाते हैं। परावर्तन, परा मतलब पराया, पराया किसको बोलते हैं? जो अपना ना हो। अगर आपके घर में कोई पराया व्यक्ति आएगा तो आप उसको अंदर आने देंगे क्या? नहीं आने देंगे ना, हटा देंगे लात मार के। तो उसी प्रकार से जो परावर्तन होता है, लाइट गया मान लीजिए जा रहा है ऐसे से, टकरा करके अपने ही मार्ग में वापस लौट गया, इसको कहते हैं प्रकाश का परावर्तन। अब समझते हैं, जो प्रकाश का परावर्तन होता है हमेशा चिकने तल पर होता है। कहाँ होगा? चिकना तल या चमकदार तल। तो इसका परिभाषा यह होता है कि जब कोई प्रकाश किरण किसी चिकने तल या किसी चमकदार तल से टकराती है तो वह अपने ही मार्ग में वापस लौट जाती है। इसी घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं, यानी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। क्या समझा आपने? कि जब कोई प्रकाश किरण किसी चमकदार तल या किसी भी चिकने तल से टकराती है तो वह अपने ही मार्ग में वापस लौट जाती है। इसी घटना को रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट या प्रकाश की परावर्तन कहते हैं। अब दोस्तों, प्रकाश की परावर्तन का फिगर कुछ इस तरह से बनता है। इसको मान लीजिए कि कोई चमकदार तल है। क्या है दोस्तों? चमकदार तल है। ये जो प्रकाश आ रही है इसको बोलते हैं आपतित किरण। ये आ रही है इसीलिए इसका नाम हो गया आपतित किरण। और ये यहां से टकरा करके इधर चला गया, यानी दोस्तों इधर से आया था इधर ही चला गया, तो इसको बोलते हैं परावर्तित किरण। परावर्तित किरण। और दोस्तों इसको कहते हैं अभिलंब। क्या कहते हैं? अभिलंब। अब ध्यान दीजिएगा, ये जो बिंदु है दोस्तों, यहां पे आपतित किरण का बिंदु भी है और परावर्तित किरण का बिंदु भी है और अभिलंब का बिंदु भी है। अब दोस्तों आपतित किरण और अभिलंब के बीच कुछ कोण बन रहा होगा, इसको कहते हैं आई, और इसको बोला जाता है आपतन कोण। आपतन कोण। इसी प्रकार से परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच भी कुछ कोण बन रहा होगा, इसको बोलते हैं आर, यानी कि परावर्तन कोण। परावर्तन कोण। और दोस्तों एक बात ख्याल रखिएगा कि हमेशा आपतन कोण आई और परावर्तन कोण आर हमेशा बराबर रहेगा। अगर ये ज्यादा रहेगा तो ये ज्यादा होगा, अगर ये कम रहेगा तो ये भी कम होगा। इसका मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा शॉर्ट्स वीडियो में। अभी आप देख लीजिए कि अगर ये कम होगा तो ये भी कम होगा, ये ज्यादा होगा तो ये भी ज्यादा होगा, यानी हमेशा दोस्तों बराबर ही रहेगा। अब समझते हैं कि प्रकाश के परावर्तन के नियम क्या होता है। दोस्तों जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे कि आपतित किरण और परावर्तित किरण तथा अभिलंब का बिंदु जो है एक ही है, तो पहला नियम भी यही होता है। क्या होता है दोस्तों? पहला नियम होता है भाई कि आपको बोलना है पहला नियम में कि आपतित किरण परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही बिंदु पर होते हैं। एक ही बिंदु पर होते हैं। बस ये पहला नियम हो गया, जो कि आपको यहां दिखाई दे रहा है दोस्तों। इसको रटना थोड़ी है, आपको दिख रहा है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही बिंदु पर है, बस उसी बात को यहां लिख दिए। ये आपका पहला नियम हो गया।
और दूसरा नियम भी मैं आपको बता चुका हूँ। आप बोले कब बताए हैं? आपको बताए थे कि आपतन कोण I और परावर्तन कोण R बराबर होता है दोस्तों, वही दूसरा नियम है। यानी आपको दूसरा नियम लिखना होगा कि आपतन कोण I तथा परावर्तन कोण R आपस में बराबर होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। सो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको इतनी बातें एकदम अच्छी तरह से आसान तरीके से आपको याद हो गई है। अब देखते हैं अगला टॉपिक। अब दोस्तों अगला टॉपिक है गोलीय दर्पण। यानी कि गोलीय दर्पण क्या होता है, फिर से हमने यहाँ पे कुछ चीज़ें लिखा है, अभी आप उसको नहीं देखना दोस्तों। देखिए पहले समझते हैं गोलीय दर्पण क्या होता है। दोस्तों पहले समझिए दर्पण क्या होता है। देखिए अगर कोई शीशा हो जिसके आर पर आप देख सकते हैं, वह भी एक दर्पण है। लेकिन दोस्तों यदि उसके एक तरफ कलई कर दे, कलई करने का मतलब पेंट कर दे, जिसमें आपको आपका चेहरा दिखाई देने लग जाए, वही दोस्तों दर्पण होता है। दर्पण दोस्तों 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण और एक होता है समतल दर्पण। लेकिन दोस्तों हम लोग पढ़ने वाले हैं गोलीय दर्पण। तो गोलीय दर्पण मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं, जैसे कि होता है उत्तल दर्पण, एक होता है अवतल दर्पण। अगर कोई पूछेगा कि गोलीय दर्पण कै प्रकार का होता है, तो आप 2 बताइएगा, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। अगर पूछेगा दर्पण कै प्रकार होता है, तब आप कहेंगे कि उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण और समतल दर्पण। दोस्तों समझते हैं गोलीय दर्पण क्या होता है। जैसा कि आपको बोलने में ही लग रहा है गोलीय दर्पण, ऐसा दर्पण जो गोला हो। अब दोस्तों जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे बहुत बड़ा सा गोला लिए जो कि शीशे का है, जिसके आर पर हम देख सकते हैं, आप समझ सकते हैं दोस्तों, और उसको हम जमीन पर पटक दिए ऐसे, और उसके कई टुकड़े हो गए। तो जो उसके टुकड़े होंगे दोस्तों, क्या आपको सीधा होगा? नहीं ना, हल्का हल्का मुड़ा हुआ होगा ना, ऐसे ऐसे। तो जो दोस्तों उसका एक टुकड़ा है ना, और उसको अगर एक तरफ कलई कर देंगे, तो आपका बन जाएगा गोलीय दर्पण। क्या बन जाएगा? गोलीय दर्पण। यानी आप ये कह सकते हैं कि गोलीय दर्पण किसी खोखले गोले का एक छोटा सा भाग होता है, कह सकते हैं ना, जिसके एक पृष्ठ को आप कलई करके दूसरे पृष्ठ को परावर्तक पृष्ठ बनाते हैं। परावर्तक पृष्ठ मतलब कि ऐसा पृष्ठ जिस पे लाइट जा करके परावर्तित हो जाए। यानी सिंपल सी बात है, गोलीय दर्पण उसे कहते हैं भाई, आप कह सकते हैं कि गोलीय दर्पण किसी खोखले गोले का एक भाग होता है, जिसके एक पृष्ठ को कलई करके दूसरे पृष्ठ को परावर्तक पृष्ठ बनाते हैं, उसे ही कहते हैं हम लोग गोलीय दर्पण। दोस्तों गोलीय दर्पण 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण, और दूसरा होता है अवतल दर्पण। अब समझते हैं कि उत्तल दर्पण क्या है, अवतल दर्पण क्या है। इसके लिए मैं आपको फिगर बना के समझाता हूं। जैसे दोस्तों मान लीजिए ऐसे कोई गोला रहा होगा, ऐसा मैं बना रहा हूं आपको दोस्तों, पता नहीं कितना अच्छा गोला बना है, लेकिन मान लीजिए कुछ इस तरह से गोला रहा होगा। और दोस्तों जब हम लोग इसको तोड़ दिए होंगे, क्या किए होंगे? तोड़ दिए होंगे, तो मान लीजिए इतना जो गोला रहा होगा इतना सेफ रहा होगा और बाकी सब टूट गया होगा। ऐसा मैं इसलिए किया हूं कि आप ये मानिए कि इधर कुछ नहीं है दोस्तों, केवल जो दर्पण है केवल यहां से लेकर के यहां तक है। एकदम बात को अच्छे से समझिएगा। इससे एक बात कंफर्म हो रही है कि दोस्तों ये जो है किसी बड़े गोले का एक छोटा सा टुकड़ा है। कंफर्म है ना? अब दोस्तों हम लोग को समझना है कि उत्तल दर्पण कैसे होता है और अवतल दर्पण कैसे होता है। ध्यान दीजिएगा, जो इधर है दोस्तों इसको हम लोग कहते हैं उभरा हुआ भाग। क्या कहेंगे दोस्तों? उभरा हुआ भाग, उभरा हुआ भाग।
और जो इस साइड है इसको हम लोग कह लेते हैं दबे हुए भाग, दबे हुए भाग। अब बात को समझिएगा दोस्तों, उत्तल दर्पण तब होगा जब आप दबे हुए भाग को कलई करेंगे और उभरे हुए भाग को परावर्तक पृष्ठ बना देंगे। यानी अगर आप दबे हुए भाग को कलई करेंगे और परावर्तक पृष्ठ बनाएंगे उभरे भाग को, तो ये आपका कहाएगा कौन सा दर्पण? उत्तल दर्पण। यानी कि उत्तल दर्पण दोस्तों यहाँ अगर मैं बना दूं छोटा सा, तो आप कह सकते हैं कि ये आपका उत्तल दर्पण हो जाएगा जिसके दबे हुए भाग पर कलई किया गया है और इधर दोस्तों परावर्तक पृष्ठ है। यानी अगर आप इधर लाइट मारेंगे तो इधर आपका परावर्तन होगा दोस्तों। ये कौन दर्पण तो दोस्तों? उत्तल दर्पण। अगर आप इधर कलई करेंगे यानी उभरे भाग को कलई करेंगे, किस भाग को? उभरे भाग को कलई करेंगे और दबे हुए भाग को परावर्तक पृष्ठ बना देंगे, तो आपका हो जाएगा अवतल दर्पण। बात को समझते हैं अच्छे से दोस्तों। आपको याद कुछ भी नहीं करना है, केवल आपको बात समझना। अगर आप बात समझ गए तो आपको कुछ भी रटना नहीं पड़ेगा। ध्यान दीजिए, अगर आप लोग उभरे भाग को कलई करेंगे और दबे हुए भाग को परावर्तक पृष्ठ बना देंगे, तो ये आपका हो जाएगा दोस्तों कौन सा दर्पण? अवतल दर्पण। यानी कि इसका फिगर कुछ इस प्रकार से आपको दिखाई देगा, इस प्रकार से, और ये हो जाएगा अवतल दर्पण। मुझे उम्मीद है कि आपको गोलीय दर्पण, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण की सारी बातें समझ में आ चुकी है। अब दोस्तों हम लोग समझते हैं, यहाँ पे इतने टॉपिक लिए हैं और सबका डेफिनेशन क्या होता है समझने वाले हैं। जैसे कि पहला वक्रता केंद्र, वक्रता त्रिज्या, ध्रुव, मुख्य अक्ष, दर्पण का द्वारक, मुख्य फोकस और दोस्तों क्या है? फोकस दूरी। चलिए इसके लिए हमको थोड़ा सा इसे मिटाना पड़ेगा। अब दोस्तों हमने यहां बना लिया है। देखिए ये एक आपको वृत्त की तरह दिखाई दे रहा है, और दोस्तों अगर ये वृत्त है तो इसका एक केंद्र भी होगा, होगा ना? बात तो बिल्कुल सही है दोस्तों। अब देखिए अगर केंद्र होगा तो इसका एक व्यास भी होगा, जो कि कुछ इस प्रकार से होगा दोस्तों। तो एक काम करते हैं कि हम लोग थोड़ा सा इसको बाहर निकाल देते हैं, और जब बाहर निकालते हैं दोस्तों तो इसका नाम दे देते हैं हम लोग मुख्य अक्ष। इसका नाम क्या होगा दोस्तों? मुख्य अक्ष। अब देखिए ये दोस्तों केंद्र है। क्या है दोस्तों? केंद्र है। किसका केंद्र है भाई? वक्र का। वक्र का मतलब ही होता है गोला दोस्तों। तो ये केंद्र है, किसका केंद्र है? तो वक्र का, इसलिए इसका नाम है वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र दोस्तों इसको सी से दिखाते हैं। किससे? सी से। और दोस्तों जो ये वाला है ना, इसको ध्रुव कहते हैं। क्या कहते हैं? ध्रुव। पहले हम लोग सबका नाम समझते हैं, फिर सबका परिभाषा भी एकदम अच्छे से आपको याद करवा दूंगा। आपको मैंने पहले ही बोला है कि आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगा, बस इतना आप विश्वास कीजिए। और दोस्तों ध्रुव और वक्रता केंद्र का जो मध्य बिंदु होता है, मध्य मतलब एकदम बीचों बीच, ये इस बिंदु का नाम होता है एफ, और इसको हिंदी में कहते हैं मुख्य फोकस। मुख्य
फोकस। इसके बाद जो बाकी चीजें हैं आपको अच्छे से समझाएंगे, पहले इतना समझ लेते दोस्तों। पहले समझते हैं दोस्तों हम लोग वक्रता केंद्र। देखने में आपको लग रहा है दोस्तों वक्रता केंद्र कहाँ है दोस्तों, यहाँ है। तो आप ये कह सकते हैं कि दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उस दर्पण के केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। अगर आपको याद ना हो थोड़ा सा आप लिख लीजिएगा सुन करके, क्योंकि यहाँ पे लिखना उतना पॉसिबल नहीं दोस्तों, इसलिए मैं आपको अच्छे से बोल दे रहा हूँ कि दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उसी के केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। कन्फर्म है ना। अब होता है ध्रुव। अब दोस्तों जो ध्रुव है ये कहाँ पे स्थित है, तो आप ये कह सकते हैं कि दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के एकदम बीचों बीच है। मतलब अगर कोई दर्पण ऐसा है तो इसके एकदम बीचों बीच बिंदु दोस्तों ध्रुव का होता है। तो आप ये कहेंगे कि किसी भी दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के मध्य बिंदु को, मध्य मतलब एकदम बीचों बीच को क्या कहते हैं दोस्तों, ध्रुव कहते हैं। मैं फिर से बोलता हूं, किसी भी दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं, यानी पोल कहते हैं दोस्तों इंग्लिश में। अगला है कि मुख्य फोकस क्या होता है। आपको दोस्तों मुख्य फोकस कहाँ दिखाई दे रहा है, वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच में, और एकदम बीच में तो दोस्तों एकदम सटीक बीच में। तो इसका डेफिनेशन ये होता है कि किसी भी दर्पण के वक्रता केंद्र और ध्रुव के मध्य बिंदु को, किसको, वक्रता केंद्र और ध्रुव के मध्य बिंदु को मुख्य फोकस कहते हैं। तो ये आपका मुख्य फोकस का हो गया परिभाषा। अगला है दोस्तों मुख्य अक्ष। दोस्तों ये आपका मुख्य अक्ष है, तो इसको कैसे बोलेंगे, इसको बोलेंगे कि किसी भी दर्पण के वक्रता केंद्र, मुख्य फोकस तथा ध्रुव के मिलाने वाली रेखा को, किसको, किसी भी दर्पण के वक्रता केंद्र, मुख्य फोकस तथा ध्रुव के मिलाने वाली रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं, यानी इसको प्रिंसिपल एक्सिस भी कहते हैं इंग्लिश में। अगला है कि दर्पण का द्वारक। दोस्तों द्वारक क्या होता है, जैसे मान लीजिए ये आपका दर्पण है, अगर इसको हम ऐसे मिला दें, आप इसको व्यास भी कह सकते हैं एक तरह से दोस्तों, यही आपका द्वारक हो गया। यानी आप इसको ऐसे बोलेंगे, किसी भी दर्पण के दोनों सिरों के मध्य निम्नतम दूरी। अब निम्नतम दूरी मतलब सबसे कम दूरी, तो सबसे कम दूरी यही तो हो सकता है दोस्तों, इसी कहते हैं क्या, द्वारक कहते हैं। अगला है दोस्तों मुख्य फोकस, तो मैंने बता ही दिया। अगला है दोस्तों फोकस दूरी। देखिए फोकस दूरी बोलने में लग रहा है भाई कि फोकस से दूरी, ध्यान दीजिए फोकस दूरी मतलब कहाँ, फोकस दूरी मतलब आप बोलिएगा कि ध्रुव, कहाँ, ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच के दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। सिंपल सा बात है भाई, ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच की दूरी क्या कहते हैं दोस्तों, फोकस दूरी कहते हैं, और फोकस दूरी को एफ कहते हैं। अब दोस्तों आपको एक बात और समझाते हैं अच्छे से, ध्यान दीजिए। ये क्या है दोस्तों, वक्रता केंद्र है। वक्रता केंद्र है तो ध्रुव से वक्रता केंद्र के दूरी को दोस्तों कहते हैं वक्रता त्रिज्या। क्या कहते हैं दोस्तों, वक्रता त्रिज्या कहते हैं। अब आपको समझाते हैं वक्रता त्रिज्या दोस्तों कैपिटल आर से दिखाते हैं। किसे दिखाएंगे, कैपिटल आर से। अब आपको एक बात बताते हैं, आपसे एग्जाम में पूछेगा कि वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच संबंध बताइए। तो दोस्तों क्या होता है कि जो आर होता है ये 2f के बराबर होता है। ऐसा क्यों बता रहे हैं, देखिए आर दोस्तों ये पूरा है और एफ दोस्तों एकदम आधा पे होता है ना, तो अगर दोस्तों ये एफ है तो इधर भी एफ होगा दोस्तों, यानी आप ये कह सकते हैं कि जो आर है एफ के दुगना है। आर क्या दोस्तों, एफ के दुगना है, तो आर बराबर होता है 2f, यानी एफ बराबर आर बट्टे 2, यानी जो एफ होता है आर के आधा होता है। तो इस प्रकार से ये आपका हो गया वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच का संबंध। दोस्तों उम्मीद है कि आपको ये सारी बातें बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आई है। अब दोस्तों एक और बताना बाकी है, जो कि बता देता हूँ, या तो मैं अगली वीडियो आपको बता दूंगा, जिसमें आपको ये समझाऊंगा कि दर्पण द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनते हैं। आपको आरेख को एकदम अच्छे से समझा दूंगा ताकि आप कभी नहीं भूलेंगे। दोस्तों उम्मीद है कि आपको ये वाली वीडियो बहुत अच्छी लगी है। अगर अच्छी लगी है तो इस वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर भी कीजिएगा। यदि आपको
ये वीडियो पसंद है तो इसको लाइक ज़रूर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आपको इसी तरह की वीडियो आगे भी मिलती रहे। सो दोस्तों मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक नमस्कार, जय हिंद।